guys, today we will talking about the acute kidney injury. The reference for this video is from the Harrison. We will be using Harrison for the whole class. Alright, so let's start with the acute kidney injury. तो acute kidney injury होता क्या है? Acute kidney injury, according to Harrison, there is a given definition, a designation for a heterogeneous group of conditions that share common diagnostic feature, specifically an increase in serum creatinine concentration often associated with a reduction in urine volume. So acute kidney injury को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम acute kidney injury को डिफाइन करेंगे कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ कंडीशन है, ये कोई एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, दिस इज़ ए ग्रुप ऑफ कंडीशन जो कि शेयर करती है कॉमन डायग्नोस्टिक फीचर. तो जब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज पढ़ेंगे इसके, तो जितनी भी डिजीज़ेज है जो कॉमन डायग्नोस्टिक फीचर शेयर करती है, और वो डायग्नोस्टिक फीचर क्या होगा? इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन, टेक नोट गाइस, इंक्रीज इन द सीरम क्रिएटिनिन और रिडक्शन इन द यूरिन वॉल्यूम. सो हम ये कह सकते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी बेसिकली क्या है? एक कॉमन डायग्नोस्टिक फीचर वाला एक ग्रुप ऑफ कंडीशन है जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है कि सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और यूरिन वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है. ऑलराइट, एक ईटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे. तो एक्यूट किडनी इंजरी को हमने 3 भागों में बांटा है. 3 भागों में हमने किस तरीके से डिवाइड किया है इसको? इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है कि ऐसी डिजीज़ेज जो सीधी किडनी पे असर करती है या किडनी में आने वाले ब्लड को असर करती है या उसके बाद जाने वाले यूरिन आउटपुट को असर करती है. ऑलराइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने डिवाइड किया है AKI को 3 भागों में: प्रीरीनल, इंट्रिंसिक एंड पोस्टरीनल. ऑलराइट, प्रीरीनल, intrinsic and postrenal. Okay, we will be talking about it in broadly. So first of all, we will be talking about prerenal azotemia. So what is prerenal azotemia? First of all, what is azotemia? Azo means nitrogen and emia means in the blood. So azotemia is nitrogen in the blood. So anything that can cause increase in nitrogen in the blood will come in the prerenal azotemia. Alright, prerenal means before kidney, or we can say before renal parenchyma. So the blood that comes into the renal parenchyma will come into the prerenal azotemia. So basically जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जब अपन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ेंगे इसके, तो क्या होना चाहिए कि सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज होना चाहिए और यूरिन आउटपुट डिक्रीज होना चाहिए. तो यहाँ पे जो बेसिक हम बात करेंगे वो करेंगे इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन की. सो रीनल प्लाज्मा फ्लो में प्रॉब्लम होने की वजह से इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन हो जाता है एंड बीओन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. ऑलराइट, सो क्लिनिकल कंडीशन दैट कैन एसोसिएटेड विद प्रीरेनल एजोटेमिया डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हाइपोवोलेमिया, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज एंड मेडिकेशंस इज लाइक NSAID एंड ACE इनहिबिटर्स. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाइपोवोलेमिया. बिफोर दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट. दिस इज द कॉन्सेप्ट पार्ट. ऑलराइट, the arterioles that comes into the nephron or the glomerulus of the nephron is called afferent arteriole, and that goes out is the efferent arteriole. All right, so the concept is the renal blood flow is depends on, or we can say renal glomerular capillary pressure maintained by or depends on afferent vasodilatation or efferent vasoconstriction. So afferent vasodilatation और efferent vasoconstriction पे डिपेंड करता है कि रीनल कैपिलरी प्रेशर कैसा मेंटेन होगा. ठीक है, सो जब हाइपोवोलेमिया होता है, हाइपोवोलेमिया में क्या होता है? आने वाला ब्लड, जो अफरेंट आर्ट्रियोल में आने वाला ब्लड है वो कम हो जाता है. अफरेंट आर्ट्रियोल में आने वाला ब्लड कम हो जाता है. इस वजह से शुरू में जब किडनी इसका रिस्पॉन्स देती है तो क्या होता है? जो अफरेंट आर्ट्रियोल है ये जो अफरेंट आर्ट्रियोल है जो वेसोडाइलेटेशन जिसमें पार्ट लेते हैं. हाइपोवोलेमिया में क्या होता है? जो आने वाला ब्लड है वो कम हो जाता है. ठीक है, बिकॉज हाइपोवोलेमिया मीन्स वॉल्यूम डाउन है ब्लड का शरीर में,
तो आने वाला ब्लड कम हो जाता है। आने वाला ब्लड कम होने की वजह से अब केवल दो चीज़ें हैं, अफरेंट वेसोडाइलेट हो सकती है, इफरेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है। तो आने वाले ब्लड को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट में जो किडनी रिस्पॉन्स देती है वो देती है कि वो इफरेंट आर्ट्रियोल का, टेक नोट, इफरेंट आर्ट्रियोल का वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है। ऑलराइट, इस वजह से जीएफआर मेंटेन होता है। पर एज जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये चीज़ें, किडनी का रिस्पॉन्स एक लिमिटेड टाइम तक होता है, उसके बाद ये फेल होना शुरू हो जाती है और इंजरी होना शुरू हो जाती है। दूसरा है कार्डियक आउटपुट का कम होना। कार्डियक आउटपुट का कम होना भी सेम मैकेनिज्म पे बेस है। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो जो रीनल ब्लड फ्लो होगा वो कम होगा, और रीनल ब्लड फ्लो होगा तो रीनल को पहुंचने वाला ब्लड कम होगा, और सेम मैकेनिज्म काम करेगी। मेडिकेशन की हम बात करें तो एनसेड और एसीई इनिबिटर, ये दोनों मेडिकेशन है। जो एनसेड होती है वो क्या कराती है, एनसेड बेसिकली है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो ये इन्फ्लामेशन को कम करती है। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए वेसोडाइलेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन को ये कम कर देती है। तो जब वेसोडाइलेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा, जब वेसोडाइलेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा तो क्या होगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाते हैं, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसके रेजिस्टेंस को कम रखते हैं। ऑलराइट, तो एफरेंट आर्टेरियोल में जो वेसोडाइलेटेशन था उस पर इफ़ेक्ट होगा। ऑलराइट, सो वापस समझें हम, एनसेड क्या करते हैं, एनसेड लॉस्ट करवा देते हैं वेसोडाइलेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन को। वेसोडाइलेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन का कम होना अफरेंट रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, और जब अफरेंट आर्टेरियोल में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे वेसोडाइलेशन की जगह वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगा, और ये होने वाला वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन जीएफआर को डाउन कर देगा, और जीएफआर डाउन होने की वजह से सीरम क्रिएटिनिन और जो सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा और जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा। ओके, एसी इनिबिटर क्या करते हैं, एसी इनिबिटर डिक्रीज कर देते हैं इफरेंट रेजिस्टेंस को। तो इफरेंट आर्टेरियोल में रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की जगह वेसोडाइलेटेशन कराते हैं। तो वेसोडाइलेटेशन का होना इंक्रीज कर देगा इफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड जाने को, और डिक्रीज कर देगा रेजिस्टेंस को, जिससे ब्लड ज़्यादा जाएगा। इस वजह से जो ब्लड फिल्टर होके जा रहा है वो कम हो जाएगा, इस वजह से यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा और सीरम कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। ऑलराइट, नाउ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ pre-renal azotemia may lead to ischemic injury and that can lead to acute tubular necrosis. ऑलराइट, सेकंड हम बात करते हैं इंट्रिंसिक AKI की। इंट्रिंसिक AKI दैट मीन्स, जो मैंने आपको पहले बताया, इंट्रिंसिक AKI जो रीनल पेरेन्काइमा में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक AKI। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है इसको हमने 3 भागों में बांटा है, सेप्सिस, इस्कीमिया एंड नेफ्रोटॉक्सिन। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे सेप्सिस की। सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस होता है जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स देती है, पर इन्फेक्शन अगर इतना सीवियर हो जाए कि बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर दे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सेप्सिस। ऑलराइट, तो व्हेन बॉडीज रिस्पॉन्स टू ए पैथोजन स्टार्ट कॉजिंग इंजरी टू इट्स टिश्यू एंड ऑर्गन इज कॉल्ड सेप्सिस। ऑलराइट, तो सेप्सिस करता क्या है, सेप्सिस क्या करता है, सेप्सिस करा देता है जनरलाइज आर्टेरियल वेसोडाइलेटेशन। जनरलाइज आर्टेरियल वेसोडाइलेटेशन की वजह से सब जगह की आर्टरी डायलेट हो जाती है। डायलेट की वजह से जो आने वाला ब्लड है किडनी में वो कम हो जाता है, इस वजह से डिक्रीज इन जीएफआर हो जाता है। ऑलराइट, इसके अलावा सेप्सिस की वजह से क्या होता है, एंडोथेलियल डैमेज होता है। एंडोथेलियल डैमेज की वजह से माइक्रोवेस्कुलर ल्यूकोसाइट का एडिशन और माइग्रेशन बढ़ जाता है, थ्रोम्बोसिस बढ़ जाता है, परमिबिलिटी बढ़ जाती है, साथ में इंटरस्टिशियल प्रेशर बढ़ जाता है, और कम क्या होता है, कम होता है ब्लड फ्लो टू ट्यूबुल। ऑलराइट, सो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जब ब्लड फ्लो टू ट्यूबुल कम होगा तो डिक्रीज जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा किसमें, रीनल ट्यूबुलर सेल्स में। ऑलराइट, सो दिस इज अ मैकेनिज्म फॉर सेप्सिस इंड्यूस इंट्रिंसिक AKI। ऑलराइट, सो इस्कीमिया एसोसिएटेड AKI क्या होता है, हेल्दी किडनी जो होती है वो कार्डियक आउटपुट का 20% ब्लड रिसीव करती है, और ऑटो कंजप्शन उसका होता है 10%। ऑलराइट, सो 10% ऑटो कंजप्शन केवल किडनी कर लेती है। तो इफ़ देयर इज इस्कीमिया का होना ऑटो कंजप्शन को इफेक्ट करेगा, इस वजह से डायरेक्ट
ट्यूबुलर इंजरी हो सकती है। और डायरेक्ट ट्यूबुलर इंजरी के लिए मोस्ट कॉमन जगह जो है वो है मिडेला। मिडेला मोस्ट कॉमन वनरेबल होता है किडनी इंजरी के लिए। इसके अलावा O2 का किडनी में कम होना क्या करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कम O2 जाएगी। कम O2 माइटोकॉन्ड्रिया को जाना रिलीज करवाएगा RAS का, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का, दैट कैन लीड टू ट्यूबुलर इंजरी। ऑलराइट। और लेकिन होता क्या है, होता ये है कि इस्कीमिया बेसिकली इतना हार्म नहीं करती है, इतना AKI नहीं करती है। बट अगर इस्कीमिया किसी अदर कंडीशन के साथ हो, जैसे CKD और ओल्डर एज के साथ हो, तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है। और लाइक सेप्सिस, ड्रग्स, रेब्डोमायोलाइसिस, बर्न और इस सब के साथ हो तो ये सीवियर हो सकती है। इसको हम हैरिसन में एक फ़ोटो दिया हुआ उससे समझ सकते हैं। स्कीमा रिलेटेड रेनल फेलियर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो डाउन हो जाती है। ऑक्सीजन का डाउन होना दो चीज़ें कर सकता है, दो चीज़ों पे इफेक्ट कर सकता है। पहला माइक्रोवेस्कुलर अफेक्ट और ट्यूबुलर अफेक्ट। माइक्रोवेस्कुलर में क्या इफेक्ट होता है, O2 का कम होना, बिकॉज ऑर्गन्स को O2 कम मिल रही है। सो क्या होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से क्या हो, ताकि सभी ऑर्गन को O2 सही से मिलना शुरू हो जाए। और साथ में कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी यही कहता है। वेसो डायलेटेशन डिक्रीज हो जाता है, डेफिनेटली कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज होगा, डायलेटेशन डिक्रीज होगा। एंडोथेलियल स्मूथ मसल डैमेज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ लेस कंजप्शन ऑफ O2, बिकॉज O2 कम है अपने पास। और ल्यूकोसाइट एंडोथेलियल एडिशन इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ट्यूबुलर्स में क्या होता है, साइकोस्केलेटन ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, पोलैरिटी लॉस होना शुरू हो जाती है, एपोप्टोसिस नेक्रोसिस। डायरेक्ट इंजरी, दिस इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इंजरी ट्यूबुल ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो और बैकलेग होना शुरू हो जाता है, और जो आल्सो लीड करता है किसके ऊपर, माइक्रोवेस्कुलर दिक्कत के ऊपर। ऑलराइट, ठीक। एसोसिएटेड AKI, नेफ्रोटॉक्सिन एसोसिएटेड AKI, कुछ ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो सीधा किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, होता क्या है किडनी के अंदर, ये कॉन्सेप्ट है कि होता क्या है किडनी के अंदर, एक्सट्रीमली हाई ब्लड परफ्यूजन होता है। ऑलराइट, लगभग सारा का सारा ब्लड किडनी से एक बार छन के जाता है। एंड कंसनट्रेशन substance among the nephron where water is reabsorbed. Alright, high blood perfusion and concentration of substance। इसे क्या समझे हम, इससे अपन समझेंगे कि ब्लड परफ्यूजन बहुत ज़्यादा करती है किडनी। और इसके अलावा जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस अपन लेते हैं वो एक बार किडनी से ज़रूर निकलता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो सकता है, कंसनट्रेशन इंक्रीज हो सकती है। ये हाई कंसनट्रेशन क्या कर सकती है, टॉक्सिन हो सकती है कि इसके लिए ट्यूबुलर, इंटरस्टिशियल एंड एंडोथेलियल सेल्स के लिए। ऑलराइट, तो क्या क्या टॉक्सिन है जो कि ये काम कर सकते हैं। पहला है अपने पास कॉन्ट्रास्ट एजेंट। सो बेसिकली आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट विच वी यूज फॉर द CT कैन कॉज AKI। ऑलराइट, बेसिकली दे आर नॉर्मल और नेग्लिजिबल, बट इफ देर इज अनदर डिजीज लाइक CKD और एनीथिंग दैट कैन कॉज डैमेज, हाई डैमेज और सीवियर डैमेज। ऑलराइट, क्लिनिकल, what will happen when we do the CT or CT with the iodinated contrast agent, there will be increase in serum creatinine after 24 to 48 hours, then it will peak to 3 to 5 days, then it will resolve within a week. All right, pathophysiology says that contrast exposure will lead to 3 पैथोफिजियो हम इसकी समझ सकते हैं। पहली पैथोफिजियो है कि जो कॉन्ट्रास्ट जो अपन ने एक्सपोजर हुआ है वो कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा, रीनल के माइक्रो सर्कुलेशन में जाके वहाँ पे ऑक्लूजन कर देगा स्मॉल वेसल का। नंबर 2, ये क्या कर सकता है, O2 रेडिकल को फ्री कर सकता है जो डायरेक्ट डैमेज कर सकता है। नंबर 3, ये क्या करेगा, कुछ समय के लिए ट्रांजिएंट ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। कैसे, पर्सिपिटेशन होके कॉन्ट्रास्ट पर्सिपिटेट हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल्स में, दैट कैन कॉज टू AKI। सो 3 हमारे पास पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। ऑलराइट, एंटीबायोटिक की हम बात करें तो वैंकोमाइसिन डायरेक्ट इंजरी कर सकती है किडनी को। एमिनोग्लाइकोसाइड क्या कर सकता है, एमिनोग्लाइकोसाइड एक्यूमुलेट होता है रीनल कॉर्टेक्स में और धीरे धीरे कंसनट्रेशन इसकी बढ़ती जाती है। एंड सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन कब बढ़ती है, जब हम 5 से 7 दिन की इसकी थेरेपी लेते हैं। उसके बाद अपन बात करें एम्फोटेरेसिन B कैन कॉज AKI। एम्फोटेरेसिन B कैसे कॉज कर सकता है AKI, ये क्या करता है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल एंड इंट्रोड्यूस, ये बाइंड करता है ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से और क्या कर देता है, वहाँ पे पोर कर देता है। ठीक है, ये पोर की वजह से जो पोर्स हो जाते हैं इसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी हो सकती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज फ्री होने की वजह से पोर्स में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा और
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज फ्री होंगे जो डायरेक्ट डैमेज कर सकते हैं, ऑलराइट। और इसके अलावा रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिसिन भी है। इसके अलावा और हैं जैसे फोस्कारनेट, पेंटामिडिन, टेनोफोविर, सिडोफोविर या अदर ड्रग है जो कि AKI कॉज कर सकती है। कीमोथेरेपेटिक एजेंट लाइक सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन कैन कॉज AKI। ये कैसे करती है AKI? टेक नोट, प्रोक्सिमल ट्यूबुलर सेल में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है। प्रोक्सिमल ट्यूबुलर सेल में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है और नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस कर सकती है। टॉक्सिक इंजेक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, डाईएथिल ग्लाइकोल भी AKI कर सकते हैं। एंड एंडोजीनस टॉक्सिन्स लाइक मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, माइलोमा, लाइट चेन्स लाइक बेन जोन्स प्रोटीन कैन कॉज AKI, ऑलराइट। सो हम अगला बात करेंगे पोस्ट रीनल AKI की। पोस्ट रीनल AKI रीनल के बाद का जो सारा सिस्टम है, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं पोस्ट रीनल AKI। सो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द यूरिन। तो यूरिन का फ्लो है जो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, अगर वो नहीं हो पाता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। और ब्लॉकेज क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा देता है और इंटरफेयर करने लग जाता है GFR के साथ, ठीक है। इसके अपन कॉज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले किडनी में कॉज पढ़ लेते हैं। किडनी में हो सकता है अपने पास क्या क्या कॉज हो सकते हैं, स्टोन हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकते हैं, एक्सटर्नल कंप्रेशन हो सकता है, ट्यूमर, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो सकता है, ऑलराइट, रीनल पेल्विस में, ऑलराइट। और इसके अलावा यूरेटस में भी सब कॉज हो सकते हैं। प्रोस्टेट में अपना प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट हो सकता है और ब्लड क्लॉट कैंसर हो सकता है जो कि जाने वाले यूरिन को ब्लॉक करते हैं। तो एनीथिंग दैट विल ब्लॉक द यूरिन, नॉर्मल यूरिन फ्लो will lead to post-renal AKI, alright. Stricture and obstructed Foley catheter can also cause post-renal AKI, alright. Now we will talk about diagnostic evaluation. AKI कैसे हम डिफाइन करेंगे कि AKI है। सो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। अगर सीरम क्रिएटिनिन, नंबर 1 क्राइटेरिया है सीरम क्रिएटिनिन राइज फ्रॉम बेसलाइन एटलीस्ट 0.3 mg DL विद इन 48 आवर्स। तो 48 घंटे में अगर 0.3 mg DL से ज़्यादा बढ़ता है तो हम इसे AKI मानेंगे। और दिस इज और 50% हायर देन बेसलाइन विद इन अ वीक। अगर एक वीक के अंदर सीरम क्रिएटिनिन बेसलाइन से दुगना हो जाता है, 50% बढ़ जाता है, तो हम उसे मानेंगे कि ये AKI है। इसके अलावा यूरिन आउटपुट रिडक्शन 2.5 mg per kg per hour फॉर लॉन्गर देन 6 आवर वी विल टेक इट एज AKI। सो 3 अपने पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं जो कि AKI को डिफाइन कर सकते हैं, पर ये सब क्राइटेरिया डिपेंड करते हैं बेसलाइन पे। व्हाट इफ़ वी डोंट नो अबाउट द बेसलाइन, की बेसलाइन क्या है। अगर बेसलाइन हमें पता नहीं तो हम रेडियोलॉजी की स्टडीज़ करेंगे और लैब टेस्ट करेंगे। रेडियोलॉजी की स्टडीज़ में हमें दिख सकता है कि स्मॉल शंकन किडनी हो सकती है और ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो सकती है। ऑस्टियोडिस्ट्रोफी क्या होता है, बोन मेटाबॉलिक चेंजेस बिकॉज ऑफ द किडनी इज कॉल्ड ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ऑलराइट। क्योंकि किडनी जो है वो कैल्शियम रेगुलेशन का भी काम करेगी और कैल्शियम रेगुलेशन की वजह से भी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होने का चांस है। लैब टेस्ट में हम अगर हमें नॉर्मोसिटिक एनीमिया है, कोई ब्लड लॉस की हिस्ट्री नहीं है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिल रहा है, दैट कैन आल्सो टेल अस दैट इट इज़ AKI, ऑलराइट। नाउ व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ AKI। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। अब अगर हम सोच के देखें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली कॉम्प्लिकेशन क्यों होंगे कि सीरम में जो यूरिया नाइट्रोजन है वो बढ़ता जा रहा है और यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता जा रहा है। केवल ये 2 क्राइटेरिया अपन ने लिए हैं। तो अगर सीरम में नाइट्रोजन बढ़ेगा तो इसे हम कहेंगे यूरेमिया। सो बिल्डअप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, इंक्रीज BUN, और अगर ये BUN 100 mg पर DL से ज़्यादा हो जाता है तो ये टॉक्सिक हो सकता है और मेंटल स्टेटस चेंज कर सकता है। साथ में GFR का घटना हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि साल्ट इम्पेयर्ड साल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन की वजह से दोनों हो सकते हैं। हाइपरवोलेमिया भी हो सकता है और हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है। इसी के साथ इम्पेयर्ड साल्ट की वजह से हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है। हाइपरकेलेमिया कब हो सकता है, रेब्डोमाइलोसिस हो, हेमोलाइसिस हो, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो, तो इसमें हाइपरकेलेमिया कॉमन है। क्यों होता है ये? क्योंकि इंटरसेलुलर रिलीज हो जाता है पोटेशियम। रेब्डोमाइलोसिस मतलब है मसल का टूटना। मसल के टूटने से क्या होगा, जो कैल्शियम मसल के अंदर है वो रिलीज हो जाएगा और वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो हाइपरकेलेमिया हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा, ब्लड में पोटेशियम बढ़ जाएगा। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, मसल वीकनेस हो सकती है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है जो एरिथमिया कर सकती है, ऑलराइट। एसिडोसिस हो सकता है। बेसिकली कौन सा एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा विद इंक्रीज एनायन गैप। टेक नोट, इंक्रीज एनायन गैप। अदर कॉम्प्लिकेशंस कैन बी इन्फेक्शंस, मालन्यूट्रिशन, etc. प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट
अगर जनरल इशू है तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिस्टम एंड रीनल हेमोडायलिसिस थ्रू वॉल्यूम रेसिसिटेशन, सबसे पहले अपना काम होगा कि हम वॉल्यूम रेसिसिटेट करें और वेसोप्रेसर यूज़ करें। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं एसी इनहिबिटर, ARB, NSAID, एमाइनोग्लाइकोसाइड और रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इफ इंडिकेटेड। अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो हम उस स्पेसिफिक इशू को ठीक करेंगे। इफ़ नेफ्रोटॉक्सिन स्पेसिफिक है, अगर एब्डोमायोलाइसिस है तो हम इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे ताकि वॉश आउट हो जाए। कंसीडर फोर्स एल्कलाइन डायूरेसिस। ट्यूमर डायलिसिस सिंड्रोम है तो हम सेम एलोप्रिनियल देंगे, साथ में इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे। वॉल्यूम ओवरलोड है तो डायूरेटिक देंगे हम। वाटर साल्ट रिस्ट्रिक्शन कराएंगे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कराएंगे। हाइपोनेट्रीमिया है तो फ्री वाटर इंटेक को मिनिमाइज करेंगे। एंड हाइपोटोनिक सलाइन बहुत कम यूज़ होता है AKI में। वेसोप्रेसिन भी नहीं यूज़ होता, ये अपने आप ठीक हो जाता है। हाइपोनेट्रीमिया, ऑलराइट। हाइपरकेलेमिया है तो हम पोटेशियम डाइटरी इंटेक को कम कर देंगे, ऑलराइट, डिसकंटिन्यू कर देंगे। ऐसी चीज़ें जो हाइपरकेलेमिया कर सकती है। लूप डायूरेटिक आल्सो प्रमोट द पोटेशियम लॉस, तो लूप डायूरेटिक हम बंद कर देंगे। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, ऑलराइट, एंड रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं। हाइपरफॉस्फेटेमिया है तो फॉस्फेट इंटेक को हम डिक्रीज कर देंगे। हाइपरकैल्सीमिया है तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, ऑलराइट। हाइपर मैग्नीशियमिया है तो अपन डिसकंटिन्यू कर देंगे मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड इफ़ ही इज़ टेकिंग मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। इसी तरह से हम बाकी चीज़ों का भी मैनेज कर सकते हैं। यू कैन रीड और टेक ए स्क्रीनशॉट फ्रॉम दैट। दिस is taken from Harrison 20 edition. So what is outcome and prognosis of the AKI? Basically AKI, if there is a healthy kidneys, AKI will not affect much severely. The kidneys may recover even after severe diuresis requiring AKI. Survivor of an episode of AKI requiring temporary dialysis, however at an extremely high risk for progressive CKD. अगर CKD के साथ होता है तो 10% चांस है कि आप एंड स्टेज रीनल डिजीज में चले जाएं। एंड पोस्ट डिस्चार्ज केयर अंडर द सुपरविजन ऑफ ए नेफ्रोलॉजिस्ट फॉर एग्रेसिव सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीज इज प्रूडेंट। जो पेशेंट होते हैं AKI के वो मोर लाइकली टू डाई प्रीमेच्योरली डाई होते हैं। इसका कोई अभी तक पता नहीं कर पाए हैं। आफ्टर दे लीव द हॉस्पिटल इवन इफ़ देयर किडनी फंक्शन हैज़ रिकवर्ड, अगर किडनी फंक्शन रिकवर हो जाता है तब भी ज़्यादा चांस होते हैं उनके प्रीमेच्योर डाई करने के। इसी के साथ AKI हमने ख़त्म किया है यहाँ पे हेरिसन। थैंक यू सो मच।